राजस्थान का एक लड़का जो कि बेंगलुरु में नौकरी किया करता था और फिर अक्टूबर के महीने में वह घर के लिए ट्रेन में बैठ कर के रवाना हो जाता है। उसको घर पर माँ बाप के पास जाना था। तभी क्या होता है, ट्रेन चलती रहती है और ट्रेन के अंदर बैठा बैठा वो खाना भी खा लेता है। खाना खाने के 10 मिनट के बाद ही उसको उल्टियाँ लगने लगती हैं, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। और दोस्तों अब क्या होता है, वह ऊपर वाली सीट पर था और ऊपर वाली सीट से ही नीचे की तरफ उल्टियाँ कर देता है। उसके पास 7-8 लोग बैठे थे, एक महिला भी थी 26 साल की, और उसकी साड़ी पर उल्टियाँ गिर जाती हैं। अब तो दोस्तों यहाँ पर सब लोग खड़े हो जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो महिला थी वो जो बाकी लोग थे वो अब क्या करते हैं यहाँ पर इस लड़के के साथ, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। महिला तो उसके पास बैठी ही हुई थी बिल्कुल जस्ट, इसीलिए उसकी साड़ी पर बहुत ज़्यादा उल्टियाँ गिर गई थी। और फिर दोस्तों बीच रास्ते में पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है और कुछ लोग तो नज़दीक भी नहीं आ रहे थे। और फिर दोस्तों उस महिला से पूछताछ की जाती है और जो यहाँ पर मामला खुलता है सुनकर आप लोग भी चौंक जाएंगे कि आखिर ऐसा भी होता है बड़े बड़े शहरों में और लोगों के साथ। क्या हुआ था पूरी कहानी जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और आज के दौर में ऐसी कहानियां ज़रूर सुननी चाहिए दोस्तों, क्योंकि कलयुग का कलिकाल चला हुआ है, यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह कहानी घटित होती है राजस्थान के जयपुर के अंदर से। एक लड़का निकल करके बेंगलुरु जाता है नौकरी करने के लिए। जो लड़का होता है उसका नाम होता है मनीष, उम्र होती है उसकी 27 साल। बेंगलुरु में फर्नीचर का काम करने के लिए जाता है तो वहाँ से वह महीने के 70 से 80 हज़ार रुपये कमा लिया करता। उसके घर पर राजस्थान के जयपुर में उसकी माता पिता हैं, 3 उसके और छोटे भाई हैं और यह सारा पैसा अपने माँ बाप को भेज दिया करता। अब घर वाले जैसे ही पैसा देखते हैं तो घर वाले पैसों को खर्च करने लगते हैं और एक भी पैसा बचत का नहीं रखते हैं, तो घर वाले ज़्यादा खर्च करते हैं। और मनीष कई बार पूछ भी लेता है कि मम्मी पापा कोई कुछ पैसे बचे या नहीं बचे, तो मम्मी पापा तो यही कह देते हैं कि बेटा पैसे कहाँ हैं, पैसे तो सब के सब खर्च हो जाते हैं। अब मनीष एक फैसला लेता है कि मैं घर वालों को उनके काम चलाने के लिए सिर्फ पैसे दूंगा, बाकी पैसे मैं इकट्ठा करूंगा। और उसके बाद वह अब अपने छोटे भाइयों से भी कहता है कि तुम भी कमाओ भाई, अकेला मैं लगा हुआ हूं यहाँ पर। तो छोटे भाइयों से यह बात कहकर माँ बाप से कहता है कि मम्मी पापा मैं आपको सिर्फ 10-20 हज़ार रुपये ही दूंगा, बाकी के पैसे मैं अपने पास इकट्ठे करूँगा। इस तरह से अब माँ बाप से बोल करके वह बाकी के पैसे अपने पास वहीं बेंगलुरु में इकट्ठे करने लगता है और काफ़ी ही जल्दी में उसके पास लाखों में पैसे हो जाया करते भाई, लाखों में रुपए हो जाया करते। 2-3 लाख जल्दी ही इकट्ठे हो जाया करते 2-4 महीने में ही। अब इसी तरह से वह बचत कर रहा होता है, साल दर साल बचत करता जा रहा था। वह तकरीबन 21 साल का था जब वह बेंगलुरु गया था और फिलहाल वह 27 साल का हो रहा है। तो सोचिए कितनी बचत उसने कर ली होगी। अब क्या होता है दोस्तों, मनीष अब कुछ पैसे जो बचत के थे उनको इकट्ठा करके अपने घर ला रहा था। उसके बैग में रखे हुए थे, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन शायद उसके पास ना करता हो या ना करवाता हो, वो मतलब कैश में था उसके पास। अब अपने बैग में रख करके मनीष अपने बैग को अपने साथ रख करके तकरीबन 4 लाख रुपए उसके बैग में थे और पैसे अपने पास रख करके वह अपने गांव लौटने लगता है और वह ट्रेन पकड़ लेता है। वैसे तो उसकी ये बेवकूफ़ी थी कि ट्रेन के अंदर इतने पैसे ले जाना, पर वो ले जा रहा था, उसका कोई सिस्टम होगा। अक्टूबर का महीना था, गांव जाने के लिए ट्रेन में बैठ जाता है, बुकिंग हो जाती है ट्रेन की, ऊपर वाली सीट उसको मिल जाती है, वहाँ पर बैठा हुआ था। ट्रेन अपनी गति से आगे चल रही थी। उसकी सीट के नीचे एक महिला थी, उम्र उसकी तकरीबन 25-26 साल की होगी और उसने साड़ी पहनी हुई थी। अब नीचे 7-8 लोग भी बैठे हुए थे और सीटों पर बैठे हुए थे। सामने वाली सीट पर, नीचे वाली 2 सीटों पर भी बैठे हुए थे। काफ़ी देर होती है तो अब उसको भूख लगती है। अब दोस्तों वह खाना खाने लगता है और खाना खाने के 10 मिनट के बाद उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। पहले तो इधर उधर हिलने लगता है, वो चेहरे पर पसीने आने लगते हैं, सांसें फूलने लगती हैं। वहाँ पर और लोग जो थे, किसी को भाई किसी से क्या मतलब होता है, और वह उसकी तरफ देखते रहते हैं। एक आध पूछता भी है क्या हुआ, तो वह बता नहीं पाता है और हवा करने लगता अपने चेहरे की। तो और लोग चुपचाप बैठे हुए थे, जो है सो है, इसका है, हमें क्या मतलब है इससे। अब उसके थोड़ी देर के बाद वह ऊपर
ऊपर से ही उल्टियाँ कर देता है, और उल्टियाँ भी बड़ी ज़ोरों की थी दोस्तों। जो लोग थे वह एकदम से वहाँ से भाग जाते हैं, लोगों के ऊपर छींटे आ जाते हैं, और उसके नीचे जस्ट एक महिला बैठी हुई थी जिसका नाम था मधुबाला, उम्र 26 साल। उसकी साड़ी पर तो बहुत ज़्यादा उल्टियाँ डायरेक्ट उसी के ऊपर गिरी थी। अब तो दोस्तों बाकी के लोग वहाँ से हट चुके थे, और महिला जो थी वह कुछ कहती नहीं है, अपनी साड़ी को लेकर के टॉयलेट वॉशरूम की तरफ जाती है, तो लोग उससे भी दूर होते चले जा रहे थे। जा करके अपनी साड़ी को धो लेती है, और अंदर जा करके साड़ी को धो करके उसको तह मार के बैग में रख लेती है, और नई साड़ी उसके पास थी उस दिन, और वो बिल्कुल नई थी, ब्रांड वह लेकर आई थी शायद, और उसके बाद उस साड़ी को वह पहनकर बाहर आ जाती है। अब वह देखती है भाई वहाँ पर उल्टियाँ पड़ी हुई हैं, लड़के की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और बाकी के लोग तो उसको गालियाँ दे रहे थे कि पता नहीं शराब पी करके यहाँ पर लेटा हुआ है, उल्टियाँ कर दी। ऐसा ही होता है दोस्तों, अगर कोई सच में बीमार हो जाए ना, तो आज का दौर ऐसा चला हुआ है, लोग यही कहते हैं शराब पी कर आया होगा, उल्टियाँ कर दी हैं। अब जो लोग होते हैं वह जो ट्रेन के अंदर कर्मचारी होते हैं उनसे उन सीटों को धुलवाते हैं, तो वह धो देता है, साफ कर देता है। लेकिन अभी भी उस लड़के की हालत ख़राब होती जा रही थी। जो महिला उसकी सीट के नीचे बैठी हुई थी दूसरी सीट पर, वह उसको देख रही थी गौर से। सभी लोग उससे दूर थे, लेकिन वह महिला रुमाल निकालती है, उसके चेहरे को पहुंचती है, जो उल्टियों में सना हुआ था थोड़ा बहुत, उसको साफ करती है, और उससे कहती है क्या तबीयत है, क्या हाल है आपका, क्या हो गया आपको। अब वह महिला देख लेती है कि इसने शराब वराब नहीं पी, इसको बीमारी हो गई है कोई ना कोई, या फिर गर्मियों की वजह से, या फिर सर्दी गर्मी लग गई है, इसको उल्टियाँ हो गई हैं। तो महिला उसका पूरा साथ देती है, और उसके बाद महिला उसके पास बैठकर पूछने लगती है क्या हुआ, कोई मेरे लायक मदद हो तो बताओ। लेकिन वह लड़का कहता है कि मैं अब बच नहीं पाऊँगा शायद, और कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है, मेरे पेट में आग निकल रही है, बिल्कुल जैसे किसी ने मेरे पेट में आग जला दी हो, और ये मेरे पास बैग है, इसमें 4 लाख रुपए हैं, आप मेरा काम कर देना, मेरे पापा का फ़ोन नंबर ये लिखो, और मेरे पापा को जाकर ये 4 लाख रुपए दे देना अगर मैं नहीं बच पाया तो। और उसके बाद उस लड़के की हालत इतनी ख़राब हो जाती है, वह आगे बोल नहीं पाता है, बेहोशी की हालत में चला जाता है। अब मामला गंभीर हो चुका था, और जो रेलवे कर्मचारी थे उनके पास भी बात थोड़ी बहुत पहुंचती है, और उसके बाद यहाँ पर आगे जैसे रेल चलती जा रही है, तो लोगों ने पुलिस को आगाह कर दिया फ़ोन करके, और फिर हिंदू नगर रेलवे स्टेशन पर इसको उतारा जाता पुलिस के द्वारा, और वह औरत भी इसके साथ थी, वह भी इसके साथ साथ उतर जाती है कि इसको हॉस्पिटल में एडमिट कराएं, क्योंकि औरत के पास उसके 4 लाख रुपए थे, तो ईमानदार औरत थी बेचारी, और उसके पीछे पीछे उतर जाती है। हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। पुलिस वाले पूछते हैं उस महिला मधुबाला से कि ये तुम्हारा कौन लगता है। मधुबाला कहती है जी मेरा तो कोई नहीं लगता, मैं तो इसके नीचे वाली सीट पर बैठकर सफ़र कर रही थी, इसको उल्टियाँ लगी, इसकी हालत ख़राब हो गई, शराब इसने पी नहीं थी, और इसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, तो मैं थोड़ा इसको संभाल लेती हूँ। और उसके बाद इसने मुझे 4 लाख रुपये भी दिए हैं कि ये पैसे मेरे माँ बाप को दे देना। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पैसे निकाल करके वह महिला पुलिस के सामने कर देती है, दिखाती है कि ये पैसे दिए हैं। अब तो हॉस्पिटल में मधुबाला से पुलिस वालों ने कहा कि इसको अगर कुछ भी हुआ तो तुम फंसोगी, और जब तक ये सही ना हो जाए या होश में ना आ जाए तब तक तुझे यहीं पर रहना होगा। अब तो ये महिला के पसीने छूट जाते हैं, यार करो भलाई और मिल गई बुराई। महिला वहीं पर रुक जाती है। 1 दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरता है, लड़के को आईसीयू में रखा गया था। पैसों की कोई चिंता ही नहीं थी भाई, लड़के की पैसे थे वहाँ पर 4 लाख रुपए। अब उसका इलाज होता है, 2 दिन गुजर जाते हैं, और दोस्तों 2 दिन गुजरने के बाद भी अभी भी होश नहीं आ रहा था। महिला परेशान हैरान माँ बाप को फ़ोन करके बता देती है कि इस तरह से मेरे साथ ये घटना हो गई है, मैंने किसी के साथ थोड़ा सहानुभूति दिखाई, और अब मैं फ़िलहाल हॉस्पिटल में उसके साथ हूँ। हॉस्पिटल में देख रेख उसकी कर रही होती है, और वहीं पर एक लेडीज़ जो कंपाउंडर होती है, लेडीज़ जो पुलिस वाली होती है, कंपाउंडर नहीं पुलिस वाली जो होती है, वह उसके पास बैठी हुई थी, वह भी वहाँ पर थी जिससे महिला भाग ना जाए। उस लेडीज़ कांस्टेबल से यह बात करती है मधुबाला, वह इससे पूछती है, वह सीधी सादी थी बेचारी, तुम्हारा कैसे हुआ, तुम यहाँ पर कैसे हो। तो यह मधुबाला बताती है कि मैं तो बस ऐसे ही आ गई, मैंने इसके ऊपर दया कर दी, बेचारा अकेला था, कोई भी इसकी तरफ जा नहीं रहा था, मैंने इसको सही थोड़ा संभाल लिया। पुलिस को टाइम पर बुलाकर हॉस्पिटल ले आई। अब मुझसे ये कह रही हैं कि मैं अगर ये मर गया है फिर कुछ भी हो गया तो तुम फंसोगी, और इसने मुझे 4 लाख रुपये दिए थे, वो भी पुलिस ने मुझसे ले लिए, और मेरे 30,000 रुपये जो मुझे सैलरी के मिले थे उनको लेकर घर जा रही थी, वो भी मेरे से ले लिए।
और उसके बाद दोस्तों वो बताती है मैं चपरासी हूँ एक प्राइवेट संस्था में, और वहाँ पर मुझे कैश देते हैं वो लोग, और मेरे 30,000 भी उन्होंने इसने ले लिए हैं। 2-3 महीने की तनख्वाह थी। अब महिला परेशान हैरान, तो वह पुलिस वाली समझ जाती है कि महिला सीधी सादी है, बस ये तो हमदर्दी में अब यहाँ पर आ गई है जैसे तैसे। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, 2 दिन के बाद शाम को मनीष को होश आ जाता है, और जैसे मनीष को होश आता है पुलिस वहाँ पर तुरंत पहुँचती है और उससे पूछती है कि क्या महिला ने तुम्हारे पैसे चुराए हैं, जो ये महिला तुम्हारे सामने खड़ी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उस लड़के मनीष को सब कुछ याद था। एकदम से कहने लगता है नहीं साहब, इस महिला ने तो मेरी जान बचाई है, इनकी वजह से ही मेरी जान बची है, वरना तो सारे लोग मेरी तरफ देखकर गालियां दे रहे थे कि शराब पी हुई है इसने, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, और मैं इसकी वजह से बच पाया हूँ। मुझे याद है, होश है मुझे, जब ये मुझे संभाल रही थी इसने पुलिस को बुलाया था, और पुलिस के साथ खुद भी चली आई, दौड़ी आई मेरे साथ मेरी जान बचाने के लिए। यह महिला देवी है, इसने कुछ नहीं किया है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो पुलिस होती है अब अपनी जांच पड़ताल करती है कि तुम्हें हुआ क्या था, क्या मामला था। तो वह लड़का बताता है कि मैंने खाना खाया था। पुलिस वाले पूछते हैं तुम्हें खाना किसने दिया था। वह लड़का कहता किसी ने नहीं दिया जी, खाना तो मैं घर से ही लाया था, और पराठे थे घर से बनाए थे। अब पुलिस को यह मालूम पड़ता भाई घर से बनाए थे, तो उसके बाद पराठों को चेक करती है पुलिस, उनको फॉरेंसिक लैब में भेज करके चेक करवाया जाता है, तो उन पराठों में जहर मिला हुआ था दोस्तों। अब यह एक नई बात थी, जहर मिला हुआ था। इस लड़के से पूछताछ की जाती है, और इससे पूछताछ जब की जाती है तो अब यहाँ पर एक और राज नया खुलकर आता है। जो ये लड़का था ये दोहरी ज़िंदगी जी रहा था। दोहरी ज़िंदगी कैसे, अपने घर माता पिता थे, इसके भाई थे जो कि राजस्थान के जयपुर में थे, और यह नौकरी या फिर काम किया करता था बेंगलुरु में। और बेंगलुरु में काम करते करते मनीष को एक लड़की दीपिका नाम की लड़की होती है, उससे प्यार हो जाता है बेंगलोर के अंदर। और दोनों का प्रेम प्रसंग इतना चलता है कि मनीष दीपिका की माँ और उसके पिता के पास भी चला जाया करता मिलने के लिए, और दोनों एक दूसरे से इतना गहरा प्यार करते कि अब दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी करना चाहते हैं। खूब पैसे दीपिका को वह दिया करता, और अब तो उसने दीपिका के लिए ऐसा एक बड़ा काम कर दिया था, एक उसने फ्लैट लिया था और उस फ्लैट को डायरेक्ट दीपिका के नाम कर दिया था कि देखो हम शादी तो करने वाले ही हैं और तुम ये फ्लैट की मालकिन हो मेरी तरफ से। यानी कि शौक में टौर में आकर के उसने उसके नाम ये फ्लैट कर दिया था। अब दोस्तों यहाँ पर वह बोलता है कि मैं अब गांव जा रहा हूँ और मुझे गांव में कुछ काम है, और आकर के हम दोनों शादी करेंगे। मगर दोस्तों आकर के हम शादी करेंगे ये तो कह देता है, लेकिन जो दीपिका थी ना वो उसके साथ सिर्फ पैसों के लिए थी। उसके तो और लड़कों के साथ भी अफेयर चले हुए थे, और लड़के भी उसको बहुत सारे पैसे दिया करते। और अब जब यह मनीष कहकर जाता है कि आते ही मैं शादी करूँगा, जाकर घर वालों को बताऊँगा कि मैंने एक लड़की ढूंढी हुई है। अब तो दीपिका परेशान, दीपिका अपनी माँ से कहती है कि माँ अब यह शादी करने वाला है, और दीपिका की माँ भी चालाक थी, वह भी अपनी बेटी से कमाई करवाती और उस पैसों को खाती। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, दीपिका जो होती है अपनी माँ के साथ मिल करके सोचती है कि अगर इसकी मौत हो जाए रास्ते में तो फिर ये फ्लैट मेरा और हमारा, और फिर ना शादी करनी पड़ेगी इससे, क्योंकि मैं अगर इससे शादी कर लूँगी तो मेरी जो कमाई के ज़रिए और मेरे बॉयफ्रेंड हैं फिर उनका काम बंद हो जाएगा। ये बीच में पंगा अड़ाएगा और रात दिन मेरे ऊपर ध्यान रखेगा। अभी तो ये अपने काम में लगा रहता है, जब फुर्सत होती है तब मुझसे मिलता है, बाकी टाइम में अपना मौज मस्ती करती हूँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ। जो भी 3-4 बॉयफ्रेंड थे उनसे पैसे भी कमाती हूँ, लेकिन शादी होते ही मेरी कमाई धमाई बंद हो जाएगी और इसके चक्कर में फंस जाऊँगी। अब एक से तो मेरी ज़िंदगी नहीं कटेगी। माँ के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग कर ली जाती है, और फिर प्लानिंग के तहत माँ बेटी दोनों पराठे बनाते हैं। माँ कहती तू चिंता मत कर, इसका काम तमाम तो रास्ते में ही हो जाएगा। पराठे बनाते हैं, पराठों में ऐसा तगड़ा जहर मिलाया जाता है कि अगर वह उस पराठे को पूरा खा जाता ना तो उसकी जान बच नहीं पाती। वो तो उसने आधा पराठा खाया था, इतने में उसको पता नहीं क्या लगा, उसको उल्टियाँ आने लगी, शरीर ने रिजेक्ट कर दिया वो जहर, और उसी की वजह से, उल्टियों की वजह से बच गया। वरना उल्टी भी ना होती तो वह शरीर में जहर फैल जाता और फिर खून में मिल जाता, फिर कुछ नहीं हो पाता। तो यह शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम ने उसको बचा लिया। और उसके बाद दोस्तों पराठे में जहर मिलाकर इसको दे दिया जाता है, और यह फिर ट्रेन में बैठ जाता है। और फिर उसके बाद पुलिस जाती है और दीपिका और उसकी माँ को पकड़ती है। और वहीं पर दोस्तों इस लड़की मधुबाला अभी भी वहीं पर थी, और इसके माँ बाप भी वहीं पर आ जाते हैं।
और जो दीपिका होती है उसने सब कुछ कबूला कि हाँ जी हमने ही जहर मिलाया है। उसको और उसकी माँ को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। और यहाँ पर जो मधुबाला होती है उसने हॉस्पिटल के अंदर देख रेख की थी, इसकी जान बचाई थी। और मधुबाला दोस्तों कंवारी थी, साड़ी इसलिए पहनी हुई थी क्योंकि वह किसी प्राइवेट ऑफिस में चपरासी का काम किया करती थी। अब मधुबाला भी उस लड़के की तरफ आकर्षित हो रही थी और वह लड़का भी मधुबाला के काम से बहुत खुश था। उसके बाद लड़के के माँ बाप भी आ जाते हैं और मधुबाला का रुझान देखकर कि मधुबाला को इसकी इतनी चिंता है, तो मधुबाला के घर वालों से अपने लड़के मनीष के लिए मनीष के घर वाले हाथ मांग लेते हैं। तो मधुबाला के घर वाले खुशी खुशी अपनी बेटी का हाथ मनीष के हाथ में दे देते हैं। मधुबाला भी बहुत खुश थी कि मैं इस लड़के के साथ शादी करूंगी और लड़का भी बहुत खुश था कि इसने मेरी जान बचाई है, अब तो पूरा जीवन इसी के लिए है, ये जो कुछ करे वो ठीक है, इसी के हवाले मेरा जीवन है। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर इन दोनों की शादी होती है धूमधाम से और दोनों का घर बस जाता है। ऐसे ऐसे कांड होते हैं शहरों में। लोग मानते हैं भाई ये मेरी प्रेमिका है, मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन भैया आपको क्या पता वो प्रेमिका आप ही की है या फिर और भी उसके कई प्रेमी हैं, या फिर आपसे पैसे निकालने के लिए सिर्फ प्यार का ढोंग किया जा रहा है। आजकल ये बिजनेस बन चुका है, तो सावधान और सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जो लोग घरों से बाहर रहते हैं, शहर में रहकर कमाते हैं, वहाँ पर लड़कियाँ भी शहर में रहकर कमाने के लिए जाती हैं घरों से, तो वो साम दाम दंड भेद हर नीति से पैसा कमाती हैं। किसी को बॉयफ्रेंड बनाकर फंसाकर उसकी सैलरी को खुद हड़पती रहती हैं और लड़के का जीना हराम करे रखती हैं। अपनी सैलरी उनकी सेफ होती है, खाना पीना घूमना किसी बॉयफ्रेंड की जिम्मेदारी होती है, और किसी कपड़े पहनना अच्छी जगहों पर जाना वो किसी दूसरे बॉयफ्रेंड की जिम्मेदारी होती है। सबसे पैसा ऐंठती हैं और सबसे अपना पैसा सेफ होता है, ऊपर से अपने खर्चे चलाती हैं बॉयफ्रेंड से और फिर उनसे पैसा बचा करके अपने घर भी भेज देती हैं। ऐसी कुछ लड़कियां समाज के अंदर देखने को मिलती हैं, लेकिन कुछ लड़कियां सही भी होती हैं। अब यहाँ पर सबसे मेन बात यह भैया सावधानी रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आंख मूंद करके किसी पर भरोसा करोगे तो कहीं भी धोखा आपको मिल सकता है। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं वनराज नामदेव कोहली जो कि लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नीतीश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। उसके बाद हमारे साथ दया शंकर सिंह ठाकुर यूपी 43 गोंडा से कमेंट करते हैं। रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार से कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। रवि प्रकाश कमेंट करते हैं। शौकत अली जो कि दिल्ली से कमेंट करते हैं। कालीचरण उड़ीसा से कमेंट करते हैं, फिलहाल गोवा में रहते हैं। परवीन चौधरी राजस्थान से हैं लेकिन फिलहाल बेंगलुरु में रह करके काम करते हैं। सैफुल मलिक कमेंट करते हैं। राम थापा नेपाल से कमेंट करते हैं और राम गोसाई अमरवाई कमेंट करते हैं, वारी आबिदा लॉटरी लग गई। उसके बाद पुष्पा सिंह, मुझे अच्छा लगता है जी, पुष्पा सिंह हमारी बहन जो कि लगातार कमेंट करती हैं, बहन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं मनोज श्रीवास्तव जी हैं। सबसे बड़ी गलती तो बहू की है, ससुर भी कुछ कम नहीं था और देवर भी कुछ कम नहीं था जी, बिल्कुल जी। और जो कि गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 के रहने वाले हैं। और उसके बाद हमारे साथ राज एम कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ कह रहे हैं कि अरे यार ये तो बाबूजी बाजी मार गया, पहले करना है चाहता था लेकिन उल्टा हो गया, सही करना चाहता था लेकिन उल्टा हो गया, बड़ी हंसी की बात है जी, बिल्कुल। उसके बाद सुजीत कुमार, नमस्कार गुरुजी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुजीत भाई। और आर्यन खान कमेंट करते हैं, सर मैं अंजर खान बिहार भागलपुर से और ग्राम कुर्बान आपकी वीडियो मैं लगातार देखता हूं और बस कमेंट नहीं कर पाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी आपका। रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं, नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है। तुलसाराम हुडा कमेंट करते हैं, जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय हनुमान जी की। स्वपन डे कमेंट करते हैं। अनिल अब्बास नागरिया कमेंट करते हैं, भाई मैं यूपी से हूं और दिल्ली में रहता हूं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, मैं रात को आपकी वीडियो सुनते सुनते ही सोता हूं रोज़। तो सुनील अब्बास नागरिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहें, अपना आशीर्वाद बनाकर रखें। भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं, जय हिंद जी। टिंकू कुमार कमेंट करते हैं, राधे राधे भैया जी, राधे राधे टिंकू भाई साहब। और सुमेर सिंह कमेंट करते हैं, अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से, अमित पटेल गरबा का मोतिहारी जिला से। और अमित पटेल ने एक बात और कही है, भाई साहब आप हॉरर स्टोरी लेकर आएँ, और 2-3 कमेंट कर चुके हैं अमित भाई और मैं लेकर आऊँगा, बहुत दिन हो गए हैं। दोस्तों एक बात और बताना, मैं लगातार लाने की सोच रहा हूँ हॉरर शो रात को 10 बजे मेरे गोपाल चैनल पर और तिरछी बात भारत पेज पर उसका वीडियो आएगा फेसबुक पर। तो अगर आप खुश हैं इस मामले में तो मैं लाने की कोशिश करूँगा रात को, हर रोज़ रात को 10 बजे ये
सोच रहा हूँ मैं कैसा रहेगा, इसके बारे में आप बताएं ज़रूर कमेंट में। तो उसके बाद विमलेश कुमार कमेंट करते हैं, आपकी कहानी सुनने के बाद में मन नहीं भरता, आगे भी ऐसी ही कहानियाँ लिखते रहें, बनाते रहें। जी बिल्कुल विमलेश कुमार जी, मैं लगातार बनाता रहता हूँ, 7 साल हो गए हैं जी, और इसी प्लेटफॉर्म पर लगातार बनाता रहता हूँ। स्वपन डे कमेंट करते हैं, और उसके बाद रघुवीर सिंह नेगी कमेंट करते हैं, और उसके बाद रघुवीर सिंह दोबारा से अनिल शर्मा कमेंट करते हैं, रजत सैनी कमेंट करते हैं, जय श्री कृष्णा सुपर कहानी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रवीण बघेल शिवपुरी से, और उसके बाद हमारे साथ कुमार सोनू कमेंट करते हैं, MK मुखिया कमेंट करते हैं, और रवि कुमार सोनीपत से आईडी अलग है, और कृष्ण वोहरा कमेंट करते हैं, ओके सर थैंक यू राइट, बहुत बहुत धन्यवाद जी कृष्ण भाई। और गुरप्रीत सिंह कमेंट करते हैं, गुड जॉब, बहुत बहुत धन्यवाद जी। विमलेश कुमार कमेंट करते हैं, और उसके बाद राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधे श्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, और उसके बाद हमारे साथ दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं, और छगनदास खाडाबंद राजस्थान से, और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया हो उस भाई का नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।